बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़रूज फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अ डॉल्स हाउस। एक ऐसा प्ले जो हेनरिक इब्सन ने 1879 में लिखा था। एक मॉडर्न प्ले है ये। इस प्ले का टाइटल मेटाफोरिकली हमें फ़ीमेल ऑपरेशन की सजेशन देता है। डॉल्स हाउस से आपके माइंड में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि जिस तरह गुड़िया का घर है। बिल्कुल आयरॉनिकली इब्सन ने भी नोरा हेल्मर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उसके बारे में बताया कि किस तरह वो हाउसवाइफ है और उसका शोहर उसको या उसकी सोसाइटी उसको उसी तरह ट्रीट करती है कि वो अपने घर में कैद होकर रह जाती है। उसको ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ यही सारा काम है, यही सारी ज़िंदगी है, उसकी अपनी कोई फीलिंग्स है ही नहीं। हमारे पास आज बेसिक टॉपिक जो है इसकी समरी है, बट आपको समरी की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं डॉल्स हाउस के उन एस्पेक्ट्स को डील करना चाहती हूँ आपके साथ जो हम लोग मोस्टली वीडियोस में नहीं सुन पाते या नहीं देख पाते या इंटरनेट पे उसका मटेरियल नहीं मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। और टेबल ऑफ कंटेंट इज़ डीलिंग विद ऑथर, नॉवेल्स एब्स्ट्रैक्ट, थीम्स, करेक्टर्स, ये मॉडर्न नॉवल क्यों हैं। देन वी विल डिस्कस इट्स ब्रीफली समरी, जो कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दी हुई है, लेकिन मैं आपको थॉरली बता दूँगी कि ये होता क्या है। अगर हम इसके टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेटाफोरिकली फ़ीमेल ऑपरेशन को शो करवा रहे हैं इब्सन ने इस टाइटल को इनकैप्सुलेट इस तरह किया है, इस बात का एसेंस डाला है कि किस तरह नोरा हेल्मर अपने ही घर में कैदी बन के रह जाती है, अपनी ख्वाहिशात की, अपने शोहर की, अपनी सोसाइटी की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका टाइटल तो डॉल्स हाउस है, तो फिर किस तरह। असल में बात यह है कि डॉल्स हाउस हमारे पास देखने में तो बहुत खूबसूरत है, ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही इमेजिनेटिव और ख़ूबसूरत और एलियन एक किस्म की एक ख़ूबसूरत ख्वाब। लेकिन जब हम इसको डीपली एग्जामिन करते हैं हमें पता चलता है कि नोरा उस घर में कैदी बन के रहती है। नोरा की ज़िंदगी पूरी कैद खाना है। वो उस घर में ख़ुद को एक डॉल समझती है कि वो उस घर में कैद होकर रह गई है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे ऑथर की, दैट वाज हेनरिक इब्सन। ये नॉर्वे के प्ले राइटर, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, उसके साथ साथ फादर ऑफ रियलिज़म भी कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी राइटिंग्स में मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज़, फीमेल ऑपरेशन, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स तो नहीं कहेंगे, पेन कह सकते हैं, ट्रॉमास कह सकते हैं, जो हम एवरीडे लाइफ में अपने फील करते हैं, ये उस चीज़ को क्रिटिक करते थे। इनके प्लेस में हमें रोमांटिसिज्म भी देखने को मिलता है, तो उसके साथ साथ रियलिज़म वर्सेस रियलिटी भी मिलती है। ये जेंडर रोल्स जैसी थीम्स को डिस्कस करते थे और अपने प्ले द डॉल हाउस में भी वो इसी बात को सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि किस तरह फ़ीमेल ऑपरेशन, डिफरेंट सोसाइटी के नॉर्म्स, कस्टम्स जो प्रॉपरली आपके माइंड में डिज़ाइन होते हैं कि मर्द है तो वो ये काम करेगा, फ़ीमेल है तो वो ये काम करेगी, मर्द है तो वो जो मर्ज़ी कर सकता है। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता था कि फ़ीमेल हाउस होल्ड ही संभालेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस प्ले में भी हमने सारी यही बात डिस्कस करनी है। अब हम आते हैं इस तरफ कि इसको मॉडर्न ड्रामा क्यों कहा जाता है। मॉडर्न प्ले ये इसलिए है क्योंकि इसमें साइकोलॉजी को डील करते हैं, रियलिज़म को डील करते हैं, कैरेक्टर्स की इंटरनल स्ट्रगल्स को डील करते हैं कि वो किस तरह अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, सेल्फ रियलाइजेशन को देख रहे होते हैं। इस प्ले को फेमिनिस्ट प्ले भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज नोरा अपने लिए स्टेप लेती है, सोसाइटल नॉर्म्स तोड़ती है और वो खुद के लिए कोई स्टेप ले रही है, तो इस वजह से इस बात को फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स थीम्स। बेसिकली हमारे पास सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ रियलाइजेशन, किस तरह जेंडर रोल्स और उनकी इनइक्वालिटी दिखाई है इब्सन ने, किस तरह एक इंडिविजुअल अपने आप से और सोसाइटी से लड़ता है और कैसे वो मैरिज वगैरह की थीम को छोड़ के अपने लिए स्टैंड लेता है, अपने आप को ढूंढता है और वो एंड पे ढूंढ भी लेती है। हमारी प्रोटैगनिस्ट एंड पे वो कदम उठा लेती है जिसके बाद वो खुश रहती है, क्योंकि वो उसके बाद सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ खुद को सोचती है। दैट इज़ बेसिकली आवर थीम। कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास बेसिक 5 कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में कैरेक्टर एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से हम उनको आगे डील भी करेंगे। हमारी प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो नोरा हेल्मर है और पूरी स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूमती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास बात करेंगे नोरा हेल्मर की। जिस तरह मैंने आपको बताया है, वो स्टार्ट में बड़ी चाइल्डिश और बड़ी शाखश टाइप दिखाते हैं। इवन उसके शोहर की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट शी इज़ सो चाइल्डिश और सो लविंग और सो हैप्पी। फैमिली वाला वो रोल करती है। उसके 3 बच्चे हैं और वो बहुत खुशी खुशी रह रही होती है। लेकिन आहिस्ता 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 वो जब
आगे प्ले हमारे बढ़ते हैं, हम सेकंड प्ले की तरफ आते हैं, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि जो वो सामने से दिख रही है असल में वो वैसी है नहीं। वो अंदर से बहुत टूटी हुई और जकड़ी हुई, एक किस्म के ख़ुद के साथ कंफ्यूज सी बंदी है। और उसको बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि किस तरह उसका शोहर ही उसको एक किस्म का मेंटली अपने आप को ग्रैप करके रखा हुआ है। वो अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द बंधी हुई है, वो ख़ुद को जकड़ा हुआ फील करती है कि वो अपने लिए कुछ नहीं सोच सकती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं टॉरवल्ड हेल्मर, हु वॉज हर हस्बैंड, और वो एक बैंक की पोस्ट पे होते हैं। और हमें दिखाते हैं स्टार्ट में कि वो अपनी वाइफ को बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर की तरह ना ट्रीट करते हैं, एज अ चाइल्ड, एज अ डॉल। वो बड़े प्यारे प्यारे से निकनेम्स भी रखते हैं, माय स्वीट लिटिल नोरा और इस तरह। लेकिन बाद में ये चीज़ हाईलाइट होती है कि किस तरह वो बंदा उसको अपने इक्वल लेके ही नहीं चलता। वो शुरू से ही उसको कमतर समझता होता है, शुरू से ही उसको समझता होता है कि इससे प्यार से बात करूँगा, इसको डील करूँगा और वो समझ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है। मर्द ये समझता है कि वो ये कर लेगा, वो ये कर लेगा, औरत से प्यार से बात करेगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। नोरा को भी स्टार्टिंग में ही लग रहा होता है कि सब कुछ हैप्पी मैरिज की तरह चल रहा है, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करती है कि वो एक किस्म का ट्रैप हुई हुई है अपने ही शोहर के हाथों, अपनी ही सोसाइटी के हाथों। Then we have another character of her friend. She was Mrs. Linde. She was a practical woman और बड़ी अच्छी लेडी होती हैं। वो नोरा से अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। तब अचानक नोरा अपना सीक्रेट रिवील करती है। उस सीक्रेट में जब उसको पता चलता है तो मिसेस, उसकी जो फ्रेंड होती है, वो बड़े अच्छे मशवरे देती है उसको। वो उसको बताती है कि ये नहीं, ये करना चाहिए, यूँ नहीं, यूँ करना चाहिए। इन शॉर्ट एक अच्छे दोस्त की तरह वो उसको एंड तक सपोर्ट करती है। देन वी हैव आवर विलन मिस्टर क्रॉक्स्टेड। वो हेल्मर के ऑफिस में ही उनके साथ उनकी पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन किसी इशू की वजह से, किसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से उनकी पोस्ट उनसे छिन जाती है। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है डॉक्टर रैंक का, जो टॉरवल्ड के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और नोरा को सीक्रेटली पसंद करते हैं। इनका भी रोल आता है, स्पोर्टिव रोल है। अब हमारे पास आती है समरी के यहाँ पे तो मैंने बड़ा प्यारा सा ड्रॉ वगैरह किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि हमारे कुछ स्टेप्स पे आती है सारी समरी। ये नावल स्टार्ट तब होती है जब हमारे पास सीक्रेट रिवील होता है। मैं आपको इधर उधर की बात नहीं बताऊंगी कि किस तरह वो एक क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही थी और ये और वो। हम डायरेक्ट बात करेंगे कि असल स्टोरी है क्या। नोरा एक लोन लेती है, ठीक है। उस लोन का मकसद ये होता है वो अपने शोहर की वो बीमारी की वजह से और सारा कुछ वो उसी के बैंक से लोन लेती है। अब वो उस लोन को चुकाने के लिए डिफरेंट जॉब्स करती है, बड़े कर्जे वर्जे, वो सारा कुछ आराम से वो लोन ख़त्म होने वाला होता है उसका। ये बात वो अपने शोहर से छुपाती है, क्योंकि उसके शोहर को जब पता चलता है कि उसी के बैंक से उसका लोन लिया हुआ है, वो बड़ा एम्बेरस होता। इन शॉर्ट ये सीक्रेट तब तक रिवील नहीं होता जब तक क्रॉक्स्टेड की एंट्री नहीं होती। वो आता है और आके नोरा को बताता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है और मैं तुम्हारे शोहर को बता दूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नोरा डर जाती है। वो कहती है अब मैं भला इसकी जॉब कैसे वापस दिलवाऊँ। वो उसको धमकी देता है ना कि मेरी जॉब अपने शोहर से दिलवा दो वापस, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इस बात को भूल जाऊँगा और ये और वो। अब वो डर की ज़िंदगी गुजारने वाला तरीका सारा और सब कुछ वो अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस करती है। वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और ये वो जब जाके फ्रेंड बड़ा इन्फ्लुएंस करती है, उसको सीड्यूस करती है और सारा कुछ। तो वो क्रॉक्स्टेड से कहती है कि तुम ना प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि टॉरवल्ड को ना पता चले। वो कहता है मैंने तो लेटर लिख के भी भेज दिया उसको। वो कहती कौन सा लेटर? तब वो बताता है कि मैंने सारी स्टोरी, उसका सीक्रेट वगैरह सब कुछ लिख के उसको भेज दिया। अब तक तो उसने पढ़ भी लिया होगा टॉरवल्ड ने। और वही होता है, यहाँ से उसकी सीन दिखा रहे होते हैं, यहाँ से इसका सीन दिखाते हैं कि वो आके नोरा के ऊपर प्रॉपर चीख रहा होता है और उसकी बड़ी इंसल्ट करता है कि तुमने मेरे भी बैंक से लोन लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती और ये और वो। इस मोमेंट पे नोरा को रियलाइज़ होता है वो टाइम जब आपकी सारी ज़िंदगी चुटकियों में सॉल्व होती है। वो ये सोचती है कि क्या सारी ज़िंदगी अपने बाप के घर से लेके अपने शोहर के घर तक मैं सिर्फ इनके लिए थी, मतलब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये शख्स ये नहीं सोच रहा कि मैंने लोन इसके लिए लिया, मैंने वो सारी भरपाई और सारा स्ट्रगल वो सब कुछ मैंने इस शख्स के लिए किया, लेकिन रिज़ल्ट में मुझे क्या मिल रहा है? ये बेइज्जती, मतलब यही सब कुछ मेरा है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद था? नहीं। तब आके वो अपने लिए स्टेप लेती है। इसके लास्ट सीन्स जब हम लोग पढ़ते हैं, हम इसकी लाइन अगर रीड करें हमें पता चले कि वो उसको सुनाती है बातें, फिर वो उसके साथ कलामी करती है और वो उसको बताती है कि मेरे बाप की तरह मैं अपने बाप के घर में भी कैदी थी, उनके घर में उनके लिए डॉल थी और तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए डॉल हूँ। ये वो मोमेंट थी जब इब्सन ने अपने वर्ड्स के ज़रिए वो जादू दिखाया है, वो बातें करवाई है नोरा के मुँह से कि मज़ा आ जाता है। वो उसको प्रॉपर सुनाती है। वो कहती है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा घर, नहीं चाहिए मुझे पापा का घर, ये घर हर किसी की तरह मेरे लिए भी एक डॉल हाउस है, ज़ाहिरी बड़ा खूबसूरत लेकिन अंदर से खोखला।
तुम लोगों ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर सर्व की, मैंने सारे काम सारी स्ट्रगल्स तुम्हारे लिए की, लेकिन एंड पे क्या मिला मुझे? एंड दैट वाज द पॉइंट, जब नोरा ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके सारी चीज़ें सब कुछ छोड़कर आ जाती है। ये जो सारे स्टेप्स हैं इनमें भी यही बात है कि किस तरह लोन से लेकर वो डॉल वाली बात करती है, क्रॉकस्टेड उसको जलील करता है, वो ब्लैकमेलिंग वाला सारा कुछ, वो लेटर, टॉरवल्ड गुस्सा होता है, असल उसकी असलियत तब सामने आती है और किस तरह नोरा टॉरवल्ड को छोड़कर आ जाती है। इब्सन ने छोटे छोटे सिंबल से हमें असल रियलाइज़ करवाया है कि किस तरह क्रिसमस ट्री जो सामने से दिख रहा है बड़ा ही खूबसूरत हैप्पीनेस का सिंबल, लेकिन असल में ये है नहीं। ये क्रिसमस ट्री से स्टोरी स्टार्ट होती है कि किस तरह वो उसके ऊपर इतने पैसे खर्च करी है, वो अपने जो सर्वेंट आता है उसको बड़े सारे पैसे दे देती है और ये और वो बड़ा खुश और सारा कुछ। असल में हकीकत ये नहीं है। वो बेशक ज़ाहिरी कुछ भी दिखा रही हो, बीच में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, कॉस्ट्यूम पार्टी वाली, ट्रेंटेला डांस वाली, मैक्रॉन्स खाने वाले सीन्स, वो सब कुछ हमें ये बताता है कि किस तरह इंसान अपने आप को अंदर ही अंदर खाता रहता है। उसकी सोचें, उसकी सोसाइटी, वो सारी चीज़ें कितना उस पर अफेक्ट करती हैं। वो डिप्रेशन में चली जाती है यार। मतलब इस पूरी स्टोरी में हेनरिक इब्सन ने इतना कमाल पोर्ट्रे किया ना नोरा का करेक्टर। उसका करेक्टर हमारे पास राउंड करेक्टर है, ट्रांसफॉर्मेटिव करेक्टर है। हम सब के लिए वो सिंबल है कि किस तरह अगर आप अपने लिए स्टेप लेंगे, अपने लिए जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये सोसाइटी, ये दुनिया आपको मार खाएगी। इन शॉर्ट, हेनरिक इब्सन ने अपने इस प्ले को बड़ा ही खूबसूरत राइट किया था। मुझे पर्सनली ये प्ले सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और ये वाली मेरी फेवरेट कोटेशन भी है, जब वो उसको कहती है कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार, दिखावा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इन शॉर्ट, ये हमारे पास कंक्लूजन में भी सारी यही बात है कि किस तरह सारी सेल्फ डिस्कवरी, स्टार्टिंग में क्या प्ले था, क्या करेक्टर था नोरा का, और किस तरह वो ट्रांसफॉर्म होकर अपने लिए स्टेप लेती है, दैट वाज ऑल अबाउट हेनरिक इब्सन्स प्ले। आवर डॉल हाउस इज़ अ मास्टरपीस फॉर मी। आप लोग भी पढ़ें, इट्स अ मस्ट रीड प्ले। दैट वाज ऑल अबाउट डॉल हाउस। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।